स्वागत है आपका इस YouTube चैनल की सीरीज में, जिसमें आज आप पढ़ेंगे मैक्सीन होंग किंगस्टन और उनके द्वारा लिखा गया द वुमन वॉरियर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स होंगे, एनालिसिस करते हुए पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। चाइनीज़ मूल की अमेरिकी फिक्शन राइटर मैक्सीन होंग किंगस्टन। मैक्सीन होंग किंगस्टन चाइनीज़ नेम है इनका, मैक्सीन टिंग टिंग होंग। October 27, 1940 is an American novelist. She is a professor emerita at the University of California, Berkeley, where she graduated with a BA in English in 1962. एमेरिटा एक वर्ड है जो स्त्रियों के लिए यूज किया जाता है, और यह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में एक प्रोफेसर एमेरिटा मीन्स जो स्त्री हैं, महिला हैं, तो महिला के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड प्रोफेसर है, जहां उन्होंने 1962 में अंग्रेजी में BA की डिग्री हासिल की। Kingston has written 3 novels and several works of non-fiction about the experiences of Chinese Americans. Occupation इनका नॉवलिस्ट है, एक नॉवलिस्ट है। नेशनलिटी अमेरिकन है। एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले BA किया था उन्होंने। किंगस्टन्स न्यूमरस नॉन फिक्शन बुक्स, कई नॉन फिक्शन बुक्स भी हैं जो इंक्लूड शामिल हैं, जिसमें द फेथ बुक ऑफ पीस 2003, टू बी द पोएट 2002, नेशनल बुक अवार्ड विनर हैं ये। चाइना मैन इन्होंने 1980 में लिखी। द नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड विनर इसमें मिला था इन्हें। द वुमन वॉरियर के नाम से इन्होंने लिखा था, तो द वुमन वॉरियर मेमोयर्स ऑफ अ गर्लहुड एमंग घोस्ट्स, ये पूरा नाम है। 1776 में इन्होंने लिखा था। शी इज आल्सो द ऑथर ऑफ द नोवेल ट्रिप मास्टर मंकी, हिज फेक बुक के नाम से लिखा 1989। सी एडिटेड द एंथोलॉजी, इन्होंने संकलन को वेटरन्स ऑफ वार, वेटरन्स ऑफ पीस के नाम से 2006 में लिखा था। कंपाइल्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द थेरेपेटिक पोएट्री वर्कशॉप्स शी हैज़ लेड फॉर मोर दैन 500 वेटरन्स ऑफ वार। बताते हैं उन्होंने वेटरन्स ऑफ वार, वेटरन्स ऑफ पीस 2006 में नामक संकलन का संपादन किया, जिसे युद्ध के 500 से अधिक दिग्गजों के लिए उनके द्वारा संचालित चिकित्सीय कविता कार्यशालाओं में प्रतिभागियों के रूप में काम करके संकलित काम किया। ध्यान दीजिए, इनके कुछ नोटेबल अवार्ड्स हैं। नेशनल मेडल ऑफ आर्ट प्रेजेंटेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा दिया गया। नेशनल एंडोमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटीज़, ये मिला है ना, नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल प्रेजेंटेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के सामने ने मिला था। द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड इन लिटरेचर इन्हें मिला था। नेशनल और द नेशनल बुक फाउंडेशंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स इन्हें मिला। एंड द टाइटल लिविंग ट्रेजर ऑफ हवाई के नाम से इन्हें अवार्ड्स मिले हैं, इनको नोट कर लेना प्लीज़। नेक्स्ट पॉइंट, इन एन इंटरव्यू पब्लिश्ड इन अमेरिकन Literary history, Kingston disclosed her admiration for Walt Whitman, Virginia Woolf, and William Carlos Williams, who were inspirational influences for her work, shaping her analysis of gender studies. बताते हैं, अमेरिकन लिटरेरी हिस्ट्री में प्रकाशित एक साक्षात्कार में किंगस्टन ने वॉल्ट विटमैन, वर्जीनिया वुल्फ और विलियम कार्लोस विलियम्स के लिए अपनी प्रशंसा का खुलासा किया, जो उनके काम के लिए प्रेरणादायक प्रभाव थे, जिन्होंने लिंग अध्ययन के उनके विश्लेषण को आकार दिया था। किंगस्टन सैड ऑफ वॉल्ट विटमैन्स वर्क, वॉल्ट विटमैन के कार्य के लिए उन्होंने कहा था, आई लाइक द रिदम ऑफ हिज लैंग्वेज एंड द फ्रीडम एंड द वाइल्डनेस ऑफ इट इज सो अमेरिकन, and also his vision of a new kind of human being that was going to be formed in this country. Although he never specifically said Chinese, ethnic Chinese also, I would like to think he meant all kinds of people. And also I love king that throughout Leaves of Grass, इनकी पोएम थी, वॉल्ट विटमैन की पोएम लीव्स ऑफ ग्रास, he always says men and women, male and female. लिखती हैं कि मुझे उनकी भाषा की लय, इसकी स्वतंत्रता और जंगलीपन पसंद, बहुत ही पसंद है। वाइल्डनेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वह बहुत अमेरिकी हैं, और साथ ही इस देश में बनने वाले एक नए तरह के इंसान के बारे में उनकी दृष्टिकोण, हालांकि उन्होंने कभी विशेष रूप से चीनी नहीं कहा जाता है, जातीय चीनी भी उन्हें लगता है। जातीय चीनी भी बताते हैं कि मुझे भी इसका मतलब सभी तरह के लोगों से था, और साथ ही मुझे यह भी पसंद था कि लीव्स ऑफ ग्रास में वह हमेशा पुरुष और महिला कहते रहे हैं।
जाति जीने के आधार पर उन्होंने बोला था। कहती हैं कि मुझे लगता है कि उनका मतलब सभी तरह के लोगों से था, और साथ ही मुझे यह भी पसंद है कि लीव्स ऑफ ग्रास में वह हमेशा पुरुष और महिला ही करते रहते हैं। द वुमन वॉरियर Memoirs of a Girlhood Among Ghosts, written by Chinese American author Maxine Hong Kingston and published by Alfred A. Knopf के द्वारा पब्लिश की गई 1976। द बुक ब्लेंड्स ऑटोबायोग्राफी विद ओल्ड चाइनीज फोक टेल्स। वैसे इनको नोफफ बोलेंगे। तो एक अल्फ्रेड ए नोफफ के द्वारा 1976 में यह पब्लिश की गई, और यह बुक में आत्मकथा को पुरानी चीनी लोक कथाओं के साथ मिश्रित किया गया था। द वुमन वॉरियर वन the National Books Critics Circle Award and was named one of Time magazine में भी मैगजीन्स टॉप नॉन फिक्शन बुक्स ऑफ द 1970s। बताते हैं द वुमन वॉरियर ने नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीता था, और इसे टाइम पत्रिका ने 1970 के दशक की शीर्ष और गैर काल्पनिक पुस्तकों में से एक नामित किया था। द स्पेसिफिक genre of the woman warrior has been disputed due to Kingston's blend of perspectives, specifically traditional Chinese folktale and memoirs। किंगस्टन के दृष्टिकोण विशेष रूप से पारंपरिक चीनी लोक कथा और संस्मरण के मेमोयर के लिए मिश्रण के कारण द वुमन वॉरियर की विशिष्ट शैली विवादित रही है। विद दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर के साथ में किंगस्टन ट्राइज टू प्रोवाइड हर ऑडियंस विद cultural, familial and personal context needed to understand her unique position as a first generation Chinese American woman। इस मिश्रण के साथ किंगस्टन अपने दर्शकों को पहली पीढ़ी की चीनी अमेरिकी महिला के रूप में अपनी अनूठी स्थिति को समझाने के लिए आवश्यक सांस्कृतिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत संदर्भ प्रदान करने का प्रयास करती हैं। सुसन स्टैनफोर्ड Friedman's assessment of an autobiography with regard to women and minority groups explains Kingston's intricate blend of perspective and genre। सुसान स्टैनफोर्ड फ्राइडमैन द्वारा महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों के संबंध में आत्मकथा का मूल्यांकन किंगस्टन के दृष्टिकोण और शैली के जटिल मिश्रण को स्पष्ट करता है। कोट है, Women and cultural minorities often do not have the privilege of viewing themselves as individuals isolated from their gender or racial group। लिखा है कि महिलाओं और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को अक्सर अपने लिंग या नस्लीय समूह से क्या करते रहते हैं, एक अलग व्यक्तियों के रूप में खुद को देखने का विशेष अधिकार नहीं मिलता है। वहाँ पर इस अमेरिका में विशेष अधिकार नहीं मिलता। किंगस्टन illustrates this condition through her use of Chinese talk story, her mother's traditional Chinese perspective, and her own first person view as a Chinese American। किंगस्टन चीनी बातचीत कहानी अपनी माँ के पारंपरिक चीनी दृष्टिकोण और एक चीनी अमेरिकी के रूप में अपने स्वयं के प्रथम व्यक्ति दृष्टिकोण के उपयोग के माध्यम से इस स्थिति को दर्शाती हैं। इन एन एसे अबाउट द वुमन वॉरियर के ऐसे के बारे में साउ लिंग सिंथिया वोंग राइट्स अबाउट द प्रोटोगनिस्ट स्ट्रगल टुवर्ड अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाइड एज नेसेसिटी एंड एक्स्ट्रावेगेंस। द वुमन वॉरियर के बारे में एक निबंध में साउ लिंग सिंथिया वोंग एक राइटर थे, क्रिटिक हैं, ने नायक के आत्म साक्षात्कार और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन की ओर संघर्ष के बारे में लिखा, जिसे आवश्यकता और अपव्यय के रूप में पहचाना जाता है। द लैंग्वेज ऑफ द वुमन वॉरियर इन्वोक्स अ कॉम्प्लेक्स जस्टापोजिशन ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक वॉइसेस। द वुमन वॉरियर की भाषा सांस्कृतिक और भाषाई आवाज़ों के एक जटिल संयोजन को दर्शाती है। किंगस्टन ट्राइज टू क्रिटिक एंड एम्यूलेट द न्यूएंसेस ऑफ चाइनीज स्पीच थ्रू हर प्रोज, ट्राइंग टू transmit a Semitic language by means of an Indo-European language was no easy task, and one that Kingston had to pursue actively। किंगस्टन अपने गद्य के माध्यम से चीनी भाषा की बारीकियों को पकड़ने और उनका अनुकरण करने की कोशिश करती हैं। इंडो यूरोपीय भाषा के माध्यम से एक सीनेटिक भाषा का प्रसारित करने की कोशिश करती हैं। कोई आसान काम नहीं था, और किंगस्टन को इसे सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना भी था। The book is divided into 5
इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स, 5 इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स में बटा हुआ है। ये जो बुक है वो 5 चैप्टर्स में बटी हुई है, विच रीड लाइक शॉर्ट स्टोरीज, जो पढ़ी जाती है शॉर्ट स्टोरीज की तरह से। सबसे पहला नाम है चैप्टर का नो मैन वुमन। इन द फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर है ऑफ दिस चैप्टर, मीन्स ऑफ दिस बुक का यहाँ पर बुक हो जाएगा। इस बुक का जब पहला जो चैप्टर है, अब बुक का नाम क्या है? द वुमन वॉरियर। द नरेटर इज रिकाउंटिंग हाउ हर मदर वंस टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द नो नेम वुमन। बताती हैं इस अध्याय के पहले भाग में कथाकार बताती हैं कि कैसे उनकी माँ ने एक बार उसे नो मैन वुमन की कहानी सुनाई थी। अनिवार्य रूप से माँ के दृष्टिकोण से बताए गए एक छोटे से कथानक के रूप में खुलता है, जो नो नेम वुमन की कहानी बताती है, जो उसके पति की मृत बहन है। इस अध्याय का मध्य भाग किंगस्टन द्वारा नो मैन वुमन स्टोरी को फिर से सुनाना है। किंगस्टन चीनी परंपरा और संस्कृति के साथ अपने स्वयं के अनुभवों का उपयोग कहानी के वैकल्पिक संस्करणों को पुनः करने के लिए करती हैं। इस नो नेम वुमन के अंत में किंगस्टन अपनी माँ की कहानी के महत्व पर विचार करती हैं और वह निष्कर्ष निकालती हैं कि असली सबक यह नहीं है कि नो मैन वुमन की मृत्यु कैसे हुई, बल्कि यह है कि उन्हें क्यों भुला दिया गया है। नेक्स्ट है द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर्स सेकेंड पार्ट है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ वाइट टाइगर, सबसे पहला जो पार्ट है वाइट टाइगर का, किंगस्टन रिकाउंट्स हर मदर्स टॉक स्टोरी ऑफ फा मू लैन, अ वुमन वॉरियर हु took her father's place in battle। मीन्स वाइट टाइगर्स के पहले भाग में किंगस्टन अपनी माँ की फा मू लान की कहानी सुनाती हैं, जो एक महिला योद्धा थी जिसने युद्ध में अपने पिता की जगह ली थी। किंगस्टन अमेरिका में अपने जीवन के बारे में बात करती हैं और इसकी तुलना का फा मू लान की कहानी से करती हैं। वह अपने नस्लवादी वॉश के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। चीन में अपने लोगों को बचाना तो दूर की बात थी, अंत में किंगस्टन को लगता है कि वह फा मू लान एक जैसे ही हैं। नेक्स्ट पार्ट है शामन। यूजिंग हर मदर्स ओल्ड डिप्लोमास and photos from her years in China, Kingston recounts the story of her mother's life as a lady scholar। शामन अपनी माँ के पुराने डिप्लोमा और चीन में बिताए गए वर्षों की तस्वीरों का उपयोग करते हुए किंगस्टन एक महिला के विद्वान के रूप में अपनी माँ के जीवन की कहानी सुनाती हैं। इस कहानी में क्या कहती हैं कि माँ ब्रेव ऑर्किड 2 साल की पढ़ाई के बाद घर लौटती हैं। इनकी माँ का नाम ब्रेव ऑर्किड था। किंगस्टन का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था और वह अपनी माँ की बातों कहानियों के साथ जुड़ी हुई उसकी माँ ने उसे सिखाया था। उसके आसपास के सभी गोरे लोग भूत थे। गोरे लोगों को भूत के रूप में इन्होंने दिखाया है शामन में। नेक्स्ट एट द वेस्टर्न पैलेस के नाम से ये पार्ट है द वुमन वॉरियर में, चौथा पार्ट है। इट ओपन्स विद अ ब्रेव ऑर्किड, her 2 children and her niece at San Francisco International Airport। at the Western Palace की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्रेव ऑर्किड उसके 2 बच्चों और उसकी भतीजी से होती है। ब्रेव ऑर्किड अपनी बहन मून ऑर्किड के हांगकांग से आने का इंतजार कर रही है। मून ऑर्किड अपनी बहन से 30 साल तक अलग रहने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास कर रही है। बहनें घाटी में ब्रेव ऑर्किड के घर वापस आती हैं। उनका स्वागत ब्रेव ऑर्किड के पति द्वारा किया जाता है, जो मून ऑर्किड की नज़र में काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। मून ऑर्किड गर्मियों के दिन ब्रेव ऑर्किड के घर में बिताती हैं। ब्रेव ऑर्किड, उसका सबसे बड़ा बेटा मून ऑर्किड और मून ऑर्किड की बेटी दक्षिण से लॉस एंजल्स की ओर ड्राइव करते हैं। वे मून ऑर्किड के पति को खोजने के मिशन पर हैं। इस अध्याय के अंत में सभी दिखाए जाते हैं कि मून ऑर्किड का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उसे ब्रेव ऑर्किड के साथ रहने के लिए वापस लौटना पड़ता है। 5वें नंबर है अ सॉन्ग फॉर ए बारबरियन रीड पाइप। इसमें दिया है इस कहानी में, मीन्स इन दिस स्टोरी किंगस्टन रिवील्स दैट हर मदर कट द मेम्ब्रेन अंडर हर टंग। इस कहानी में किंगस्टन ने खुलासा किया कि उनकी मां ने उसकी जीभ के नीचे की झिल्ली काट दी थी। किंगस्टन एक चीनी लड़की से घृणा करती है और जो उससे 1 साल बड़ी है, क्योंकि वह बात करने के लिए इनकार करती है। एक दिन वह खुद को शौचालय में लड़की के साथ अकेली पाती है तो किंगस्टन अन्य विलक्षण कहानियों के बारे में लिखती हैं। जब किंगस्टन अपनी माँ और पिता के लिए चिल्लाती रहती हैं, विकासात्मक रूप से विकलांग लड़के के साथ में भी रहना नहीं पसंद करती हैं, तो वह अपनी माँ की राय की परवाह किए बिना उन चीज़ों की एक लंबी सूची शुरू कर देती है बनानी, जो वह करने जा रही होती है और नहीं करने जा रही होती है। अंतिम भाग में किंगस्टन ने क्या दिया है, इसी भाग में 175 ईस्वी में पैदा हुई कवि त्साई एन की कहानी को बताती हैं। ये होता है इसमें, कवि एक त्साई एन होते हैं, उनके बारे में इसमें कहानी भी बताती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इस स्टोरी में सिंबल्स दिए हैं। कौन कौन से किंगस्टन ने सिंबल यूज किए? सर्कल्स, वर्ड्स, माउंटेन्स, द वाइट हॉर्स, बाउंड फीट और आइडियोग्राफ्स।
नरेटर किंगस्टन हरसेल्फ है, इसमें नरेटर किंगस्टन खुद अपने आप में है, इज द नरेटर एट वेरियस स्टेजेस इन हर लाइफ। द चैप्टर एट द वेस्टर्न पैलेस, इसमें जो चैप्टर था एक वेस्टर्न पैलेस, फोर्थ चैप्टर था विच डिटेल्स एन एपिसोड टोल्ड टू हर सेकेंड हैंड इज रिटन इन द थर्ड पर्सन, एंड द चैप्टर वाइट टाइगर जो था वो इज किंगस्टन्स रिटेलिंग एंड रिक्रिएटिंग ऑफ अ मिथ इन द फर्स्ट पर्सन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बताते हैं वेस्टर्न पैलेस जो है अध्याय जो उससे दूसरे व्यक्ति को बताए गए एक प्रकरण का विवरण देता है, तीसरे व्यक्ति में लिखा है और बताया है इस अध्याय में वाइट टाइगर से किंगस्टन द्वारा पहले व्यक्ति में एक मिथक को फिर से बताना और फिर से बनाना शुरू कर दिया। इस टाइप की कंडीशन इसमें दी गई है। द नरेटर इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू पिन डाउन बिकॉज सो मच ऑफ द बुक ड्राइव्स फ्रॉम टॉक स्टोरीज टोल्ड टू किंगस्टन बाय हर मदर। क्लाइमैक्स मीन्स चरमोत्कर्ष होता है। The closest thing there is to climax is Kingdom's rebellious outburst against her mother in A Song for a Barbarian reed pipe. Means ये 5th number वाला है chapter, means A Song for a Barbarian reed pipe. Another pivotal moment is Moon Orchid's confrontation with her entrenched husband at the Western Palace. Sorry, estranged लिखा हुआ है। क्लाइमैक्स में बताया जाता है चरमोत्कर्ष के सबसे करीब की चीज किंगस्टन का ए सॉन्ग फॉर ए बारबरियन रीड पाइप में अपनी मां के खिलाफ विद्रोही विस्फोट दिखाया गया है। एक और महत्वपूर्ण क्षण एट द वेस्टर्न पैलेस में मून ऑर्किड का अपने अलग हुए पति के साथ टकराव भी दिखाया गया है। प्रोटैगनिस्ट नायक कौन है इसमें? किंगस्टन एंड ब्रेव ऑर्किड, द ओनली कैरेक्टर्स हु अपीयर इन एवरी चैप्टर सर्व एज डुअल protagonists. Shaman focuses on brave orchid's life while A Song for a Barbarian reed pipe focused on Kingston's life. तो इसमें क्या है, किंगस्टन और ब्रेव ऑर्किड हर अध्याय में दिखाई देने वाले एकमात्र पात्र दोहरे नायक के रूप में काम करते हैं। शामन ब्रेव ऑर्किड के जीवन पर केंद्रित करता है जबकि अ सॉन्ग फॉर बारबरियन रीड पाइप किंगस्टन के जीवन की ओर केंद्रित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंटागोनिस्ट। इसमें एंटागोनिस्ट कौन है? ब्रेव ऑर्किड ऑल्सो सर्व्स एज एन एंटागोनिस्ट थ्रू आउट ऑफ द बुक। ब्रेव ऑर्किड जो होता है वो पूरी किताब में प्रतिपक्षी के रूप में यानी एंटागोनिस्ट के रूप में काम करता है। हर टॉक स्टोरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ किंगस्टन्स डिफिकल्ट एडजस्टिंग टू लाइफ इन अमेरिका। उसकी बातचीत की कहानियाँ किंगस्टन के अमेरिका में जीवन को समायोजित करने के लिए कठिनाई के लिए जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट सेटिंग कहाँ है? 1924-1975 के बीच की स्टोरी है। फ्रॉम द टाइम Kingston's father leaves for America until the time she writes the memoir, उस समय उसने memoirs लिखी थी। सेटिंग प्लेस कौन सा है? सेटिंग टाइम था 1924 से 1975 के बीच में। अब सेटिंग प्लेस द इवेंट्स रिकलेक्टेड इन नो नेम वुमन टेक प्लेस इन द न्यू सोसाइटी विलेज इन चाइना एंड मच ऑफ शामन इज सेट एट ब्रेव ऑर्किड्स मेडिकल स्कूल इन कैंटन। द रेस्ट ऑफ द वर्क not including the imaginary story of Far Moon Land is set Stockton, California, where Kingston grew up. Stockton, California, where Kingston grew up मीन्स ये स्थान जो है नवनेम वुमन में याद की गई घटनाएं चीन के न्यू सोसाइटी विलेज में होती हैं और शामन का अधिकांश भाग कैंटन में ब्रेव ऑर्किड के मेडिकल स्कूल में सेट है। बाकी काम फा मू लान की काल्पनिक कहानी को छोड़कर स्टॉकटन कैलिफोर्निया में सेट है जहाँ पर किंगस्टन का लालन पालन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू द स्टोरी इज फॉर द मोस्ट पार्ट टोल्ड फ्रॉम किंगस्टन्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्दो एट द वेस्टर्न पैलेस is told in the third person in White Tiger. Kingston takes on the persona of Far Moon Lan, the woman warrior. कहानी अधिकांश भाग के लिए किंगस्टन के पॉइंट ऑफ व्यू में बताई गई, हालांकि एट द वेस्टर्न पैलेस तीसरे व्यक्ति में कहानी बताई गई है। व्हाइट टाइगर्स में किंगस्टन ने महिला योद्धा का फा मू लान का व्यक्तित्व अपनाया। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गए। नेक्स्ट है थीम्स में The role of women in traditional Chinese society, silence and voice, growing up Chinese American, the individual versus the community, writing and speaking as a trump. The completion of the woman warrior came from Kingston's on the spot writing of her thoughts. She wrote down anything until some of it started falling into place. Next, it was this habit that allowed Kingston to complete the woman warrior.
in just 3 years while teaching at a boarding school that demanded she be on call 24 hours a day. थीम में क्या दिया गया है? पारंपरिक चीनी समाज में महिलाओं की भूमिका, मौन और आवाज़, चीनी अमेरिका के रूप में बड़ा होना, व्यक्ति बनाम समुदाय के रूप में, मीन्स इंडिविजुअल वर्सेस द कम्युनिटी, जीत के रूप में लिखना और बोलना भी दिखाया गया. नेक्स्ट है द कंप्लीशन, मीन्स द वुमन वॉरियर की पूर्णता किंगस्टन द्वारा अपने विचारों को मौके पर ही लिखने से हुई है. वह जब तक कुछ लिखती थी, जब तक कि उसमें से कुछ समझ में ना आने लगे, तब तक कुछ न कुछ लिखती रहती थी. इसी आदत के कारण किंगस्टन ने बोर्डिंग स्कूल में अध्यापन करते हुए मात्र 3 वर्षों में द वुमन वॉरियर को पूरा किया था. द वुमन वॉरियर को इन जस्ट 3 ईयर्स में पूरा कर लिया था, जहां उन्होंने 2400 घंटे उन्हें कॉल 24 आवर्स में रहना पड़ता था, कॉल पर रहना पड़ता था कंटिन्यू. तो 3 वर्षों में इन्होंने ये लिखी थी. ये भी पॉइंट नोट कर लेना, 3 वर्षों में उन्होंने द वुमन वॉरियर को कंप्लीट कर पाया था. और 5 पार्ट हैं इनके, द वुमन वॉरियर के 5 अध्याय हैं. इट वॉज दिस हैबिट विद दैट अलाउड, ये हो चुका है. नेक्स्ट पॉइंट, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द वेस्टर्न वुमन वॉरियर, द ओरिजिनल टाइटल वुमन वॉरियर का वाज गोल्ड माउंटेन स्टोरीज में दिया गया है. द वुमन वॉरियर का मूल शीर्षक गोल्ड माउंटेन स्टोरीज था. क्या नाम था? द ओरिजिनल टाइटल द वुमन वॉरियर, नोट कर लेना, यह है गोल्ड माउंटेन स्टोरीज के नाम से. एक प्रोफेसर थी, प्रोफेसर कॉलिन लाई ऑफ द बार्कले की इंग्लिश डिपार्टमेंट की थी. उन्होंने लिखा था कि आई थिंक मैक्सीन हॉन्ग किंगस्टन वन द डिबेट विद द क्रिटिक्स थ्रू द शेयर लास्टिंग पावर ऑफ लुक. उन्होंने लिखा था कि मुझे लगता है कि मैक्सीन हॉन्ग किंगस्टन ने अपनी पुस्तक की स्थायी शक्ति के माध्यम से, यानी आलोचकों के साथ, बहस को जीत लिया था. और नेक्स्ट वो कहती हैं, लाई ने फिर से लिखा था कि पीपल रिकॉग्नाइज्ड द आर्टफुलनेस ऑफ द बुक द मोर देयर वाज पब्लिशिंग ऑन द सब्जेक्ट. और उन्होंने कहा था कि लोगों ने पुस्तक की कलात्मकता को पहचाना, इस विषय पर जितना अधिक प्रकाशन हुआ वह कम था. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ा दिए हैं, कृपया इनको नोट कर लेना. आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. धन्यवाद.